हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे विद्युत जनित्र के बारे में। कल हमने जो विद्युत मोटर पढ़ा था उसके बिल्कुल विपरीत है विद्युत जनित्र। ठीक है, ये जो है ये मुख्य रूप से विद्युत जनित्र है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करेगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत मोटर में हमने पढ़ा था विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, यानी किसी यंत्र को विद्युत ऊर्जा देके फिर उस यंत्र को ऊर्जा प्रदान करके घुमाया जाता है। जैसे पंखे को क्या किया जाता है, विद्युत के द्वारा घुमाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, और उस यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा ही विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसी यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से विद्युत ऊर्जा दी जाती है। तो मैं हूं छगन प्रजापत, साइंस का ये टॉपिक लेके आया हूं क्लास 10th का, जो अभी परसों एग्जाम है, तो परसों के एग्जाम में ये क्वेश्चन छप सकता है शायद। ठीक है, इसीलिए करवा रहा हूं, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हाँ, तो ध्यान से पढ़िएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम विद्युत जनित्र के द्वारा होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं विद्युत जनित्र। ठीक है, इसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक एसी और एक डीसी। ठीक है, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे। सिद्धांत की बात करते हैं विद्युत जनित्र की, तो विद्युत जनित्र है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर ये आधारित है। तो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है ये होता है, ये नॉर्मली क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ठीक है, उसको कंडक्ट करता है। मतलब ये जो भी यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करेगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले सारे यंत्र हैं, उनके अंदर विद्युत जनित्र मोटर काम करती है। ठीक है, हाँ, बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। जब देखो किसी बंद कुंडली के अंदर, ये जो बंद कुंडली है, आयताकार कुंडली बनी हुई है, इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं में जो परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसके कारण क्या होता है, इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मतलब बल उत्पन्न होता है जो फ्लेमिंग के नियम के आधार पर उत्पन्न होता है। फ्लेमिंग के नियम के अनुसार आपने पढ़ा था फ्लेमिंग का, उसके अंदर आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा था, इसमें अपन पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, हाँ, तो और धारा बहने लगती है। जब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इसके अंदर क्या होगी, धारा कंडक्ट होगी, जो B1 से होते हुए B2 की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, हाँ, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इस धारा को क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है, अतः कुंडली को घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा है वो किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कुंडली जब घूमेगी तब यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, अतः कुंडली को घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और इसकी संरचना की बात करें तो इसके अंदर 4 पार्ट्स की बात करेंगे। जैसे हमने विद्युत मोटर के अंदर 4 पार्ट्स की बात की थी, वैसे इसके अंदर भी 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, एक तो है क्षेत्र चुंबक। जैसे हमने बात की थी क्षेत्र चुंबक, ये बहुत शक्तिशाली चुंबक होते हैं। ठीक है, जिसके 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है N ध्रुव, दूसरा होता है S ध्रुव। ठीक है, N ध्रुव उत्तरी ध्रुव, S ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो ये 2 ध्रुव होते हैं, ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं। आर्मेचर की बात करें, आर्मेचर आयताकार आकृति होती है ABCD। ठीक है, इसके अंदर धारा बहती है और ये नर्म लोहे के क्रोड से बनी हुई होती है, जिसके ऊपर तांबे के तार के फेरे लपेटे हुए रहते हैं। ये आपको आर्मेचर के अंदर लिखना है। सर्पी वलय की बात करें तो सर्पी वलय एक गोल वलय होती है पूरी। जैसे उसके अंदर विभक्त वलय के अंदर क्या है, एक गोल वलय को बीच में से काटकर 2 अलग वलय बनाई गई, फिर विभक्त वलय लगाया गया था विद्युत मोटर के अंदर। यहां सर्पी वलय लगेगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, फिर बात करते हैं ब्रश की, तो ब्रश इसके अंदर 2 B1 और B2 होता है, उसमें भी B1 B2, बस इसमें धारा की दिशा है ये उल्टी रहती है, B2 से B1, क्योंकि ये अधिक शक्तिशाली होते हैं तो इसके अंदर B2 से B1 की ओर जाएगी, जबकि उसके अंदर उल्टा था, B1 से B2 की ओर धारा बह रही थी। ठीक है, तो इसके बारे में बात की थी हमने, विद्युत जनित्र की सिद्धांत के बारे में बात की, डेफिनेशन के बारे में बात की, संरचना स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे, इसके बाद का टॉपिक है हमारे विद्युत जनित्र पर आधारित कार्यविधि। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कार्यविधि के बारे में। अब हम बात करेंगे विद्युत जनित्र की कार्यविधि के बारे में।
तो विद्युत जनित्र की कार्यविधि किस प्रकार से है उसके बारे में, मतलब ये जो जनित्र है ये कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले विद्युत मोटर के अंदर कार्यविधि पढ़ी थी उसी प्रकार से इसमें भी कार्यविधि है, उसके बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, हाँ। फिर बात करते हैं कार्यविधि की। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र N ध्रुव और S ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा ए बी ऊपर की ओर तथा भुजा सी डी नीचे की ओर गति करे। इस प्रकार इसको घुमाइए कि भुजा ए बी ऊपर की ओर, मतलब ये ऊपर आए, और सी डी नीचे की ओर, मतलब इस बार ऐसे घूमेगी, पहले ऐसे घूमती थी अब ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो गति करें तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, कौन सा? फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। ठीक है, उसमें कौन सा था? फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। ठीक है, इसमें है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा ए बी सी डी की ओर होगी। कुंडली में धारा की दिशा कहां होगी? ए बी सी और डी, ये धारा की दिशा रहेगी। ठीक है, तो ये धारा की दिशा रहेगी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो, फेरों की संख्या मैंने आपको बताया था कि कुंडली के ऊपर धातु की तार लपेटी जाती है तांबे की। ठीक है, और वो फेरों की संख्या यदि बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो अधिक होगी, तो प्रत्येक फेरे से उत्पन्न विद्युत संकुलित होकर एक शक्तिशाली धारा का निर्माण करती है। क्या होता है? प्रत्येक फेरे से जो धारा उत्पन्न होगी वो संकुलित होकर, ऐड होकर क्या बनाएगी? एक शक्तिशाली धारा का निर्माण करेगी। ठीक है, तो बहुत पावरफुल धारा, पावरफुल करंट पैदा करेगी। ठीक है, जो पावरफुल करंट आएगा वो इस स्थिति में बहुत बाह्य परिपथ में धारा ब्रुश B2 से B1 की ओर होगी। जब धारा बहुत शक्तिशाली होगी तब धारा B2 से B1 की ओर बहेगी। B2 से B1 के बाह्य परिपथ में, आंतरिक परिपथ की बात नहीं हो रही है, बाह्य परिपथ के अंदर B2 से B1 की ओर बहेगी। ठीक है, हाँ। आधे चक्कर के बाद ध्यान रखना, यहां से चेंज हो जाएगी धारा की दिशा, है ना। आधे चक्कर के बाद भुजा ए बी नीचे की ओर तथा भुजा सी डी ऊपर की ओर गति करती है। जैसे ही इसका आधा चक्कर हुआ, जैसे ये क्षैतिज है, ठीक है, अब पहले विद्युत मोटर के अंदर ये ऐसे घूमती थी, लेकिन इस बार ऐसे घूमेगी। ठीक है, यूं, तो ऐसे जब घूमेगी तब इसके अंदर आधा चक्कर होगा, तब क्या होगा? भुजा ए बी नीचे की ओर, भुजा ए बी नीचे की ओर, ठीक है, और सी डी ऊपर की ओर गति करेगी। दोबारा क्या होगा? सी डी ऊपर की ओर आएगी, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। जैसे ऐसा होगा, ये ऐसे हो जाएगा तो उल्टा हो गया। उल्टा होने के बाद इसके अंदर धारा की दिशा भी बदल जाएगी। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखना है। अतः धारा की दिशा है वो डी सी बी ए की ओर होगी। तब धारा की दिशा कहां बहेगी? डी सी बी ए की ओर। अब धारा की दिशा बहेगी डी सी बी ए, ये उल्टा हो जाएगा, डी इधर आ जाएगा, डी सी बी और ए। अब धारा बहेगी डी सी बी ए की ओर। ठीक है, तो ये धारा की दिशा हो जाएगी फिर। ठीक है, हाँ। धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होता है। धारा की दिशा में परिवर्तन कब होगा? जब वो आधा घूम जाएगी, आधा घूर्णन कर लेगी, तब इसके अंदर धारा की दिशा में परिवर्तन होगा। प्रत्येक आधे चक्र के बाद धारा की दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्र के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करे, ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्र के बाद अपनी धारा की दिशा में परिवर्तन करे, ऐसी धारा को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट। ठीक है, एसी बोलते हैं इसको, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। इसके बारे में हमने कार्यविधि के बारे में अध्ययन किया। इसकी कार्यविधि इस प्रकार से होती है। एसी और डीसी के बीच में अंतर भी पढ़ेंगे। एसी और डीसी किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसमें विद्युत जनित्र में दो ध्रुव होते हैं। एक एन ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, एक एस ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों चुंबक है। ठीक है, इन दोनों चुंबक के बीच में एक आयताकार कुंडली रखी गई है, ए बी सी डी। ठीक है, इस कुंडली के एक सिरा है जो ब्रश B1, यानी यहां पर B1 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना R1 वलय, यानी जो आपकी सर्पी वलय है R1, उससे जुड़ा हुआ है B1 और यहां से धारा आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद जो बात करेंगे दूसरा है R2,
B2, ठीक है, ये ब्रश B2 है, ठीक है, जहां पर धुरी के बीच में, ये जो बीच वाली है धुरी के ऊपर दोनों लगे हुए, नीचे लगा हुआ है, याद रखना, गैल्वेनोमीटर। क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर का कार्य होता है कि जब इसके अंदर धारा बहेगी, तब अल्टरनेट करंट शुरू होगा, तब गैल्वेनोमीटर के सुई के अंदर क्या होगा? विक्षेप उत्पन्न होगा। जब सुई सीधी दिशा होगी, बाद में ये विक्षेप उत्पन्न करके घूम जाती है, ठीक है, दिशा बताती है। और ध्यान रखना, हमेशा धारा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ये एन दिशा से निकलकर एस दिशा की ओर गति करती है, एन से एस की ओर जाती है, तो ये ध्यान रखना है। तो गैल्वेनोमीटर है, ये विद्युत धारा की तीव्रता का मापन करने के लिए उपयोगी यंत्र हैं। तो ये विद्युत धारा की तीव्रता के बारे में बात। इसके बाद हम बात करेंगे एसी और डीसी के बीच के बाद। एसी और डीसी में क्या अंतर होता है उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो बात करते हैं अब एसी और डीसी के बीच में, ठीक है। एसी होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, डीसी होता है दिष्ट धारा जनित्र, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अल्टरनेट करंट और ये डायरेक्ट करंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें धारा की दिशा निश्चित समय अंतराल में बदलती है। धारा की दिशा क्या है? निश्चित समय अंतराल में बदलती है। इसमें धारा की दिशा एक समान रहती है, धारा की दिशा है वो बदलती नहीं है, ठीक है। एसी के अंदर सर्पी वलय काम करता है, जो धारा की दिशा को बार बार चेंज करता है, निश्चित समय में परिवर्तित कर देता है। डीसी के अंदर विपक्त वलय लगा रहता है, जो धारा की दिशा को एक समान रखता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर देखो, ये सर्पी वलय लगा हुआ। विपक्त वलय में क्या होता है? ये दोनों आमने सामने इस प्रकार से हाफ हाफ लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है विपक्त वलय। आपको यदि मेरा यूट्यूब चैनल पर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, और पूरा कोर्स देने की कोशिश करूंगा कि 10th क्लास, 11th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री का पूरा कोर्स आपको यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला पर आपको अवेलेबल हो जाएगा।